अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 13 जो है उसकी बेसिकली उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करना है। मेन जो हमारा उसमें टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी डोमेन रेंज के बारे में डिस्कशन की थी, और आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट उसी से लेंगे कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कि आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है, स्टार्ट से एंड तक वॉच करना है, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ हर एक स्टेप से क्लियरली समझ आ सके। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी ये आगे एक्सरसाइजेज में इनका यूज़ है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी बातें आगे एक्सरसाइज में उनका यूज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको वॉच करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप कमेंट में उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का काम। स्टूडेंट, हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज से स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये बात की थी फर्स्ट यूनिट नंबर 11 के अंदर डोमेन और रेंज में। उसमें डोमेन के रिलेटेड मैंने ये बात बताई थी कि तमाम पॉसिबल इनपुट्स जो हम किसी भी फंक्शन को देते हैं, जो किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर रही होती हैं, वो तमाम पॉसिबल इनपुट्स इसकी डोमेन कहलाती हैं। और उन इनपुट्स को जब हम किसी फंक्शन में जो है ना पुट कर देते हैं, उन वैल्यूज़ को हम वहाँ पर शामिल कर देते हैं उस फंक्शन में, और शामिल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ आती हैं, वो हमारे पास रेंज कहलाती है। तो स्टूडेंट, उन्हीं डोमेन और रेंज को आज हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हटके लिखा है। जो हमने 11 यूनिट में डिस्कस किया था उसमें मैंने फंक्शन थीटा लिया था, यहाँ पर मैंने एक्स लिया है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तकरीबन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी तरह की हैं। इसमें जो आपके पास x होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपको यहाँ पे पहचान करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी डिस्कशन हमेशा रेंज में होगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिस्कशन डोमेन में होगी। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे उसमें आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डोमेन हमने रियल नंबर पढ़ी थी, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर्स के ऊपर डिफाइन हो जाता है फंक्शन। और इसकी जब हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बिटवीन 1 एंड -1 आता है। आप साइन 90 पुट करें, साइन 360 पुट करें, साइन 780 पुट करें, मतलब x की जगह पे आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, आपका आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, या 1 और -1 के दरमियान में वैल्यू आएगी। दरमियान से मुराद ये कि 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से छोटी वैल्यूज आ सकती हैं, 0 पॉइंट समथिंग जो भी है, और -1 से बड़ी वैल्यूज आएंगी, मतलब -0 पॉइंट समथिंग, -0.1 या माइनस जो है ना 0.235 कुछ भी आ सकता है। जो भी वैल्यूज आएंगी वो 1 और -1 के दरमियान में आएंगी। सेम सिचुएशन है कॉस के ऊपर कि रियल नंबर्स हैं आपके पास और इनकी डोमेन भी आपके पास 1 और -1 के जो है ना दरमियान में आती है। 1 और -1 इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। उसके अलावा जब हम टेन और कॉट की बात करते हैं तो मैंने ये बात बोली थी कि टेन और कॉट ऐसे फंक्शंस जिनके ऊपर यहाँ पे एक आपने सिंपल सी बात याद रखनी है। ये टेन के लिए मैं यहाँ पे बात बताने लगा हूँ। टेन आपके पास होता है साइन आवर कॉज एक्स के, और कॉट आपके पास होता है कॉज आवर साइन एक्स।
यहाँ पे आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि tan sin अवर cos x के है और cot cos अवर sin x के है। तो इसमें आपने ये चीज नोट करनी है कि अगर डिनोमिनेटर टर्म में जो टर्म आपके पास आ रही है, अगर cos आ रहा है तो जिन वैल्यूज के ऊपर cos की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिन एंगल्स के ऊपर cos की वैल्यू जीरो हो जाती है, वो हमने यहाँ से बीच में से इन रियल नंबर्स में से माइनस कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देना है उसको। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो बाकी आपके पास टर्म्स बचेंगी वो tan की डोमेन आ जाएगी। इसी तरह कॉट में cos अगर साइन आता है तो साइन जिन एंगल्स के ऊपर जीरो आ जाता है, साइन किन पे जीरो आता है, साइन आपके पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि साइन यहाँ पर जीरो होता है और यहाँ पर जीरो होता है, मतलब जीरो और पाई के ऊपर साइन जीरो आ जाता है। तो इन एंगल्स के ऊपर साइन की वैल्यू हमने वो वाले एंगल्स हमने रियल में से माइनस कर देने हैं, बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो कॉट की डोमेन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि रेंज इनकी हमारे पास क्या है। तो इन वैल्यूज के अलावा अगर हम किसी भी वैल्यू को देखते हैं, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, देखें इन वैल्यूज को अगर हम माइनस कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर आएगा। रियल नंबर से मुराद कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास कि आपके पास 1 और -1 के दरमियान वैल्यू आएगी। आपके पास कोई भी वैल्यू tan और cot की जब वैल्यू आप लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल कुछ भी वैल्यू दे सकता है। जब उसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, फर्ज ये यहाँ पे x आप पुट कर देते हैं इनको छोड़ के, तो यहाँ पे ये π/2 के मल्टीपल्स हैं उनको छोड़ देते हैं, हम ये 30 डिग्री पुट कर देते हैं। तो 30 डिग्री की जब आप वैल्यू निकालते हैं, बेशक उसको पॉइंट्स में ले लें, 60 डिग्री पुट कर ले, आप 150 डिग्री पुट कर ले, आप 90 डिग्री पुट कर ले, कुछ भी वैल्यूज पुट कर लें, जो भी आंसर आपके पास आएंगे वो रियल नंबर्स आएंगे। उसके बाद हम सीकेंट और कोसिकेंट की बात करते हैं कि सीकेंट और कोसिकेंट क्या है। सेम सिचुएशन आपके सामने यहाँ पे बन जाएगी। सीकेंट जो है आपके पास ये आ जाता है 1/cos के, और कोसिकेंट आ जाता है 1/sin के। तो यहाँ पर यही बात जो है ना बतानी जरूरी थी कि डिनोमिनेटर में जो एंगल्स आ रहे हैं, वो वाले एंगल्स जो रेशियोज आ रही हैं, एंगल्स नहीं बल्कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिनोमिनेटर टर्म में आ रही हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन जिन एंगल्स के ऊपर, जिन जिन वैल्यूज के ऊपर जीरो रिजल्ट देती हैं, वो वाली वैल्यूज हमने बीच में से माइनस कर देनी है। तो अभी हमने कॉस की बात की थी कि कॉस जो है आपके हमारे पास जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर जीरो देता है, हम उनको माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो कॉस की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी हटके है। जैसे मैंने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 11 यूनिट के लेक्चर में मैंने बात की थी कि इनकी जो डोमेन और रेंज है वो 1 और -1 तो इंक्लूडेड है, लेकिन 1 और -1 के दरमियान में जो नंबर्स आते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। 1 से बड़े नंबर्स इसमें आ जाएंगे और -1 से बड़े नंबर्स आ जाएंगे। -1 से बड़े नंबर जितने भी हैं वो -1 से 0.9 -0.8 समथिंग और 0 तक जाएंगे, और 1 से बड़े आगे 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं। अब जब यहाँ पे आपके पास इन नंबर्स को माइनस करके कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं तो या तो 1 आंसर आ सकता है या -1 आंसर आ सकता है, या इन दोनों को छोड़ के तो इनसे कोई बड़ा आंसर आ सकता है, या -1 से बड़ा आंसर आ सकता है या फिर 1 से बड़ा आंसर आ सकता है। अब हम बात करते हैं साइन की। साइन में हमारे पास जो पाई के मल्टीपल्स हैं, तमाम के तमाम पाई के मल्टीपल्स वो बीच में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनके ऊपर साइन 0 हो जाता है, तो वो माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास जो बचेगी बाकी वो इसकी डोमेन आ जाएगी। और रेंज में वही सेम सिचुएशन है इस वाली। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हमारे पास जो है ना डोमेन और रेंज के लिए पार्ट था। ये मैंने यूनिट नंबर 11 में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच करें। उसमें कंप्लीट प्रूफ इनका मैंने बताया है कि किस तरह हमने इनको सॉल्व करना है, किस तरह मतलब ये डोमेन रेंज हमने फाइंड करनी है। तो अब हम इसी की हेल्प से नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। वो फंक्शंस हमारे पास हैं प्रिंसिपल साइन फंक्शंस हैं, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शंस हैं, तमाम के तमाम हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे ये हमारे पास सिंपल थे,
वो जो है वो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या, डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप एक नज़र इस टेबल को देख लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने दोनों कंबाइन कर दिए हैं ताकि थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट हो सके। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। स्टूडेंट, हमने पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी जिसकी डोमेन हमारे पास रियल नंबर थी। कोई भी हमारे पास डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी कि हमने कौन सी डोमेन लेनी है। बस ये बात थी कि हमने ऐसी डोमेन लेनी है कि जो उस फंक्शन को डिफाइन कर दे वो उसकी डोमेन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमारे पास जो डोमेन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से मुराद ये कि हमने उस डोमेन को कुछ पॉइंट्स तक महदूद किया हुआ था, कुछ पॉइंट्स तक उसे फिक्स कर दिया जाता है। अब किस किस पॉइंट को, कौन सी टर्म को कौन से पॉइंट तक महदूद किया जाता है वो देखते हैं। देखें, साइन के लिए जो हमारे पास पॉइंट है वो π/2 और π/2 होते हैं। हमने इन पॉइंट्स को टच करना होता है, या तो हम इन पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। ये -π/2 से मुराद -90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। हमने या तो 90 डिग्री तक पहुंचना होता है या -90 डिग्री तक पहुंचना होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि -90 डिग्री बेसिकली आप 370 डिग्री को भी कह सकते हैं, लेकिन -90 डिग्री आप इसको कह लें कि यहाँ तक हमने इनको लेके जाना होता है। अब ये हमारी आखिरी हद है। इससे पीछे पीछे π/2 से पीछे पीछे या -π/2 से जो बड़ी टर्म्स है 0 की तरफ, उन तक हम इनको लेके जा सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। पहले हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन यही है आपके सामने कि इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एक पाबंद कर दिया जाता है कि इस पॉइंट के अंदर से आपने मूव नहीं करना। बाकी वही स्टेप है कि हमारी जो रेंज की हदूद है वो 1 और -1 रहेगी। साइन और कॉस के लिए हमारे पास डोमेन जो है ना, साइन के लिए हमारे पास डोमेन यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है, -π/2 से π/2 तक। अब इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे तो हमारे पास बनेगी -π/2 और π/2 बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेक करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इंडिपेंडेंट फंक्शन हमारे पास x है, तो हम यहाँ पे बीच में इसका इंडिपेंडेंट फंक्शन x डालेंगे। अब हमने बात क्या की है, बात ये की है कि हम पाई के बराबर जा सकते हैं या π/2 से π/2 तक जा सकते हैं या π/2 से कम की वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब लेस देन और इक्वल टू वैल्यूज ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने बात की है कि -π/2 से या तो बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं या -π/2 वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो जब इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे, अभी तो ग्रेटर की बात आ रही है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे तो ये भी लेस देन और इक्वल टू की बात आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन क्या है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन है। या प्रिंसिपल साइन फंक्शन कौन सा बनता है, तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि ऐसा साइन फंक्शन जिसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 तक कर दिया जाए वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाता है। अब इसकी जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास -1 इज लेस देन, यहाँ पर डिपेंडेंट फंक्शन y है तो y ही रहेगा, इज लेस देन 1 आ जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास साइन फंक्शन था। अब हम इसकी बात करते हैं इसके इनवर्स फंक्शन की, कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डोमेन और प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज समझ आ गई होगी। रेंज मैंने पहले बताया है कि हमारे पास साइन जो है, साइन में हम जो भी मर्जी एंगल पुट करते हैं साइन के साथ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन हो, आगे एंगल हम 1000 क्यों ना रख लें, जो आंसर हमारे पास आएगा वो -1 या 1 आएगा, या इनके दरमियान में जो वैल्यूज आती हैं वो आएंगी। अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की। अगर फर्ज किया आपके पास इनवर्स फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x,
y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास फंक्शन है जो इनवर्स फंक्शन है। तो हमेशा याद रखेंगे आपने इसकी डोमेन किस तरह लेनी है, इसकी रेंज किस तरह लेनी है, वो बात बेसिकली इसकी डोमेन और रेंज जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसको देखते हुए लेनी होती है। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x है, तो उसकी जो डोमेन हमारे पास बन रही है वो ये बन रही है और रेंज हमारे पास ये बन रही है। तो जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स की जो हमारे पास डोमेन बनेगी वो -1 और 1 बन जाएगी, और जो इनवर्स फंक्शन की रेंज बनेगी वो -π/2 से π/2 तक बन जाएगी। मतलब ये कि जो इसकी रेंज होगी ओरिजिनल फंक्शन की, जिस फंक्शन की भी आपको जो है ना इनवर्स की डोमेन रेंज पूछते हैं तो उसका ओरिजिनल फंक्शन आप देखें, उसकी डोमेन रेंज देखें। अक्सर प्रिंसिपल साइन फंक्शंस के लिए उसकी डोमेन रेंज पूछी जाती है, तो आपने कंसेप्ट ज़हन में यही रखना होता है कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इनवर्स हम लेते हैं, उसकी जो रेंज होगी उसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन होगी ओरिजिनल फंक्शन की उसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे बीच में हमने कौन सी टर्म लिखनी है, तो सेम है, सिंपल सी बात है कि साइन के साथ इंडिपेंडेंट फंक्शन x है, तो यहाँ पे आप x रखेंगे और इधर y रखेंगे, बाकी सिमिलैरिटी वही रहेगी, सिंबल्स जो हैं आपके पास आप वही यूज करेंगे जो आपने यहाँ पे यूज की हुई है, सेम रहेंगी। सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी, इसको उठा के आपने इधर लिखना है और इसको उठा के आपने इधर लिख देना है। बाकी यहाँ पर फंक्शन चेक करना है, इंडिपेंडेंट जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिखना है डोमेन में, और डिपेंडेंट फंक्शन आपने रेंज में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साइन और उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज समझ आ गई होगी। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, इनको प्रूव इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो अगर आपको इसकी प्रूफ की ज़रूरत है आप कमेंट में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको शामिल कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉज की, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। ये हमारे पास प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहा जा सकता है कि कॉज ऑफ x हमारे पास प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है। तो इसको जब हमने एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। इसमें भी जब हम बात करेंगे कि इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट, हमेशा याद रखें कि जिस फंक्शन की डोमेन, रेंज की बात नहीं मैं कर रहा, जिस फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए वो फंक्शन जो होता है वो प्रिंसिपल फंक्शन बन जाता है। साइन होगा तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन, कोसाइन होगा तो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, टेन होगा तो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन, कॉट होगा तो प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन। मतलब जिस फंक्शन की भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा वो प्रिंसिपल फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी डोमेन जो है, जैसे इसकी -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट की जाती है, तो इसकी जो है वो 0 से π तक रिस्ट्रिक्ट की जाती है। इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से π तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप जब इसको 0 से π तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पे ये फंक्शन है, इसकी जब आप डोमेन लिखेंगे तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन जो आपके पास बनेगी वो ये बनेगी 0 से π, और जो रेंज बनेगी इसकी वो -1 और 1 बनेगा। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि साइन और कॉस जो है उनकी लिमिट हमारे पास 1 और -1 ही है। हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू साइन और कॉस की आती है वो 1 और -1 आती है, बाकी जो भी वैल्यूज आती हैं वो इन्हीं के दरमियान में आती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शन की कि कौन सा लिखेंगे, तो ये x है तो यहाँ पे आप x लिख दें, ये y है जो इधर y लिख दें, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, इधर भी लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि x इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू पाई के बराबर जा सकता है, लेकिन उससे छोटी वैल्यूज आएंगी, या तो पाई आएगी या पाई से जितनी भी छोटी वैल्यूज, पाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं। और जब इसको रिवर्स करके पढ़ेंगे तो जीरो, या तो जीरो हमारे पास वैल्यू आ सकती है या जीरो से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं हमारे पास आ सकती हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ कोसाइन में। अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x है। सिमिलर कंसेप्ट यूज करना है जो हमने ऊपर यूज किया था। तो इसमें हमारे पास फंक्शन ये है, अब इसका ओरिजिनल फंक्शन आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है इसके इनवर्स की रेंज में लिख दें, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है इसके इनवर्स में इनवर्स के डोमेन में लिख दें। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि x है तो यहाँ पे आप x लिखें, बाकी लेस देन और इक्वल टू जो सेम सिंबल यहाँ पे यूज हो रही है वही रखेंगे, और इधर आप y और यहाँ पे
रख लेंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना कोसाइन और साइन के इनवर्स और उनके प्रिंसिपल फंक्शंस की डोमेन और रेंज हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हम टेन के जो है ना प्रिंसिपल फंक्शन की बात करेंगे कि टेन का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। इसकी भी डोमेन रिस्ट्रिक्ट होती है। अब उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि -π/2 और π/2 डोमेन हमारे पास उसकी भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आती है। लेकिन टेन बेसिकली हमारे पास क्या है कि टेन साइन ओवर कॉज है। तो जिन एंगल के ऊपर कॉज 0 हो जाता है वो हम इसकी डोमेन में से निकाल देंगे। अब देखें साइन हमारे पास -π/2 से π/2 तक उसकी डोमेन जाती है, लेकिन cos π/2 या -π/2 के ऊपर 0 हो जाता है। तो हम साइन में से इनको टेन में से इन वाली जो है ना एंगल्स को निकाल देंगे। जो हमारे पास बाकी बचेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा कि अगर हम -π/2 को निकाल दें और π/2 को भी निकाल दें तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास x है, तो ये x रहेगा। लेकिन जो इनके दरमियान सिंबल यूज होगी वो हमारे पास लेस की यूज होगी, इक्वालिटी की नहीं आएगी। इक्वालिटी की अगर लिखते हैं हम तो इसका मतलब ये हो जाता कि π/2 और -π/2 उसमें शामिल हैं। तो जब हम इक्वालिटी की नहीं लिखेंगे तो उससे ये मुराद आ जाएगी कि ये शामिल नहीं है। तो x इज लेस देन π/2 से मुराद ये है कि π/2 से जितने भी छोटे एंगल्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और x इज, इसको जब रिवर्स करके पढ़ेंगे, अभी तो लेस की सिंबल नजर आ रही है, लेकिन जब x को पहले पढ़ेंगे और इसको बाद में पढ़ेंगे तो उस वक्त आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -π/2। तो -π/2 से जितने भी बड़े एंगल है वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं, लेकिन -π/2 और π/2 शामिल इसमें नहीं है। अब जब ये शामिल नहीं है तो हमारे पास जो इसकी रेंज बनेगी, स्टूडेंट जब हम इनके अलावा एंगल्स पुट करेंगे तो हमारे पास कोई भी आंसर आ सकता है। तो उसको हम उस आंसर को हम रियल नंबर्स में ले लेंगे, वो हमारे पास उसकी रेंज रियल नंबर बन जाएगी। अब मैं इसके इनवर्स की बात करता हूं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप चेंज कर लें तो ये आपके पास रियल नंबर, ये आपके पास इसकी डोमेन बन जाएगी और ये आपके पास इसकी रेंज बन जाएगी। रेंज में आप -π/2 से π/2 तक लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ना जिक्र नहीं किया हुआ था y का, क्योंकि सिंपल रियल नंबर लिख दिया था। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखें इधर आपके सामने ये x है, x इसमें शामिल होगा और वो y है। तो y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम इधर y इसको मेंशन कर देंगे। ये थोड़ी सी चेंजिंग है। हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी डोमेन और रेंज साइन और कॉज की रिवर्स करके लिख रहे हैं या जिसकी भी लिख रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल फंक्शन की लिख रहे हैं चाहे उसके इनवर्स की लिख रहे हैं, जब डोमेन लिखेंगे तो बीच में जो आपने यहाँ पे लिखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और रेंज में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखना है। तो ये हमारे पास tan की थी। अब हम cot की बात करते हैं, y इक्वल टू cot ऑफ x। इसकी भी डोमेन हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसमें देखें cot हमारे पास बराबर होता है cos ओवर sin के। तो जहाँ पर sin हमारे पास 0 आ रहा है, जहाँ पर sin की वैल्यू 0 आएगी वो वाले हम बीच में से माइनस कर देंगे। तो उनको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो रेंज बनेगी वो 0 से π तक बनती है। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर साइन 0 हो जाता है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 से π तक रहेगा। यहाँ पर जो इसकी रेंज बनेगी वो हमारे पास रियल नंबर ही रहेगी, क्योंकि जब ये बीच में से माइनस कर देंगे तो जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो रियल नंबर का आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x है तो x इधर लिख लें और इसमें लेस देन डालें। इक्वालिटी इसलिए नहीं कि इनको शामिल नहीं करना, अगर इनको शामिल कर देंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, सॉरी cot की वैल्यू। तो ये हमारे पास रियल नंबर है। अब इसके हम इनवर्स की बात करते हैं कि इनवर्स क्या आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे ये रियल नंबर आ जाएगा और ये 0 और पाई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके बीच में हमारे पास
डिपेंडेंट वेरिएबल y बन जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास थी tan और cot के प्रिंसिपल साइन फंक्शंस और उनके इनवर्स की डोमेन और रेंज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये जो इन चीज़ों को बताने के बाद लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 2-4 सेकंड, वो आप वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, या आप उसको ये काम करें कि साथ साथ नोट कर लिया करें ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ सके। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं तो आप वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें ताकि ये आपकी एप्रिसिएशन होती रहे मेरी तरफ। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कोसिकेंट और सीकेंट प्रिंसिपल साइन फंक्शन की, और इन्हीं के जो है ना इनवर्स फंक्शंस की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ कि कोसिकेंट 1/sin के बराबर होता है और सीकेंट 1/cos के बराबर होता है। यह लिखने का मकसद ये है कि जिन एंगल्स के ऊपर, जिन डोमेन्स के ऊपर साइन और कॉस डिफाइन हो रहे हैं, कोसिकेंट और सीकेंट भी उन्हीं डोमेन्स के ऊपर डिफाइन होंगे। क्योंकि यहाँ पर साइन की बात हम करते हैं तो साइन हमारे पास -π/2 से π/2 तक जा रहा है, तो यहाँ पर कोसिकेंट की भी वैल्यू वहाँ तक ही रीच करेगी, इसी तरह सीकेंट की भी। तो हम जब इनकी डोमेन लिखेंगे तो साइन की हमने -π/2 से π/2 तक लिखी थी और उसकी रेंज 1 से -1 तक लिखी थी। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहाँ पे x लिखें, बाकी लेस देन और इक्वल टू वही आ जाएगा। यहाँ पे y आ जाएगा, बाकी लेस देन और इक्वल टू वही आ जाएगा। अब इसके इनवर्स की बात करेंगे तो मैंने इनवर्स में कहा था उनको चेंज करना है। सर यहाँ पर स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी डोमेन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमेन में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। इसकी चेंजिंग क्या आएगी? चेंजिंग ये आएगी इसमें कि इसकी जो y की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, और दूसरी वैल्यू इसमें y इज लेस देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो बाकी जो आपके पास वैल्यूज हैं -1 से छोटी वैल्यूज या -1 होंगी, ये इसकी डोमेन रेंज बन जाएगी। अब जब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाता है इसकी जो रेंज है उसमें हम चेंजिंग करते हैं तो रेंज हमारे पास जो इसकी बनेगी वो देखते हैं। रेंज में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो x है, तो डोमेन हम बनाते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। वही सेम रेंज जो थी उस ओरिजिनल फंक्शन की वो डोमेन में मैंने लिखी है, लेकिन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन था वो यहाँ पे मैंने y की जगह उसको रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, ये -π/2 से π/2 तक बनेगी, और इसके दरमियान में जो फंक्शन बनेगा इंडिपेंडेंट के बजाय डिपेंडेंट आप लिखेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। स्टूडेंट ये थोड़ा सा इसका हेर फेर है, थोड़ी सी चेंजिंग है, तो थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। बेसिकली मैंने इसको इतना लेंथी इसीलिए नहीं किया, इसके कंसेप्ट इसीलिए नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट इसीलिए नहीं दिए, इसका प्रूफ इसीलिए नहीं आपके सामने रखा कि ताकि आपको इसकी डोमेन और रेंज अच्छे तरीके से मेमोराइज हो सके। अगर आप ये मेमोराइज कर लेते हैं और आप समझते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप चाहते हैं इनका प्रूफ भी आपके सामने आए, तो आप कमेंट में उसको मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं किसी भी टाइम उसको जो है ना आपके सामने वीडियो बना के पेश कर दूंगा। इसमें अब हम बात करते हैं सीकेंट की। तो सीकेंट की जो कॉज है इसकी बनती है, कॉज की जो डोमेन थी वो 0 से π तक थी। अब यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा बीच में और ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। यहाँ पे जो बात है वो रेंज सेम रहेगी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y इज लेस देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा। जब यहाँ पे इसके इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे x देखें y है ना, तो इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा, और 0 से π तक इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बजाय डिपेंडेंट वेरिएबल लिख लें तो ये y आ जाएगा आपके पास। ये स्टूडेंट हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
उनकी डोमेन, उनकी रेंज, उनके फाइंड करने का तरीका आपके सामने मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको जो है ना वॉच करेंगे वीडियो को। अगर कहीं पे भी कोई भी मसला आता है, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप उसमें मुझसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।